भैया गूगल समर ऑफ कोड का तो बहुत हाइप चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्रैक कैसे करें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल समर ऑफ कोड यानी कि GSOC 2024 आप कैसे क्रैक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो को चालू करने से पहले थोड़ा सा एक प्री रिक्विजिट दे देता हूं कि ये गूगल समर ऑफ कोड GSOC होता क्या है और आप लोगों को ये सीखने के लिए, आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या चीजें जानना होता है। तो सबसे पहले गूगल समर ऑफ कोड एक ऐसा ओपन सोर्स प्रोग्राम है जहां पर आपको गिटहब पे जाकर कुछ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं और उस बेसिस पर अगर आप GSOC जीतते हो, GSOC क्रैक करते हो, तो आपको 1.5-2 लाख रुपया एज अ प्राइज मनी मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको 1.5-2 लाख रुपया मिल जाता है कॉलेज के 5-6 महीने के काम से, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करने का। साथ साथ आपको GSOC क्रैक करने का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो और अच्छे प्लेसमेंट्स भी ग्रैब कर सकते हो। तो इस वजह से GSOC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे इंजीनियर्स के लिए, सारे डेवलपर्स के लिए। लेकिन GSOC शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्री रिक्विजिट बता देता हूं कि आपको गिटहब चलाना आना चाहिए और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको गिटहब चलाना नहीं आता है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर गिटहब का वीडियो देख लो, गिटहब चलाना सीख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को GSOC का टाइमलाइन समझाऊंगा। टाइमलाइन समझना आपके GSOC जर्नी के लिए और इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले अगर मैं टाइमलाइन को देखता हूं तो यहाँ पर मैं GSOC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं और यहाँ पर मैं टाइमलाइन देख पा रहा हूं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला आपका चीज़ होगा यानी कि February 21 होगा, जहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश हो जाएंगे। यानी कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट लेके हम क्या करेंगे। तो आगे वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। और यहाँ पर आप April 2 में देख पा रहे होंगे कि GSOC कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन डेडलाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आ जाना चाहिए कि April 2 तक GSOC का डेडलाइन है। यानी कि GSOC में अप्लाई करने के लिए April 2 तक आप लोगों के पास टाइम है। उसके बाद आप GSOC में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनवरी में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जनवरी से April 2 तक 3 महीने का आप लोगों को टाइम मिल जाता है। अगर आप 3 महीने दम लगा के प्रिपरेशन करते हैं, दम लगा के अपना कंट्रीब्यूशंस करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं अच्छे से, तो 3 महीने में आप आराम से GSOC क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा GSOC क्रैक करने में। 3 महीने का प्रिपरेशन, 3 महीने का कंट्रीब्यूशन इज़ एनफ। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भैया बहुत लेट हो चुकी है, अब जनवरी हो चुका है तो हम GSOC में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। GSOC अभी बस शुरू हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। 3 महीने में आप लोगों का काम बन जाएगा। April 2 को अप्लाई करने के बाद May 1 यानी कि 1 महीने बाद आप लोगों को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग GSOC में सिलेक्ट हो गए तो आपको 2-3 महीने काम करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा और 2-3 महीने काम करने के बाद आपका प्राइज मनी और आपके सर्टिफिकेट सब आपको मिल जाएगा। अब अगर आपने गिटहब चलाना सीख लिया, आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना आता है, तो आप लोग GSOC में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी रिपोजिटरी में आप जाकर GSOC में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हीं रिपोजिटरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जो GSOC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए हर साल कुछ 200-300 कंपनीज, कुछ 200-300 ऑर्गेनाइजेशंस गिटहब के साथ लिंकअप करती हैं और GSOC में पार्टिसिपेट करती हैं। अब जब मैं आपको बता रहा था कि 21 फरवरी को लिस्ट ऑफ मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश होंगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब 21 फरवरी 2024 आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन GSOC में 2024 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन आप लोगों को तब तक वेट नहीं करना है क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर 2023 के ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट पर आ जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करके कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि भैया अभी से कंट्रीब्यूशन करने आप क्यों बोल रहे हो, हम 21 फरवरी के बाद ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको GSOC स्टार्ट होने से पहले अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस हो जाए और आप लोग GSOC चालू होने के बाद काफ़ी तेज़ी से कंट्रीब्यूशंस कर पाओ। इसलिए आप लोग अभी से अगर शुरू कर देते हो ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्योंकि 200-500 ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं और तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कंट्रीब्यूट करना किस में है।
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में हम चुने, कैसे हम जाने कि अच्छा हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है। तो वो जानने के लिए आपको सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको वेब डेवलपमेंट आता है, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है, बैक एंड डेवलपमेंट आता है, कौन सा डेवलपमेंट आपको अच्छे से आता है ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई डेवलपमेंट नहीं आता, आप लोग पूछ रहे होंगे कि भैया हमें सिर्फ C++ आता है, हमें सिर्फ पाइथन आती है, हमें कोई डेवलपमेंट नहीं आता है, तो हम कैसे पार्टिसिपेट करें। तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं सॉरी बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को जीसॉक में पार्टिसिपेट करना है तो कोई एक डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रो लेवल में आने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक में अगर आता है आप लोगों को तो वो सफिशियंट है। अब अगर आप लोग यहाँ पर आके देखते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस निकल कर आ रहा है। जैसे कि मैं वेब अगर क्लिक कर दूं तो वेब डेवलपमेंट पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये जो जीसॉक का जो ऑर्गेनाइजेशन फाइंडर जो है, यहाँ पर जीसॉक का ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक दूसरा जीसॉक का ऑर्गेनाइजेशन फाइंडर है, जीसॉक organization.dev करके एक वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट से जीसॉक का ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा चांसेस है कि आप लोगों को आपका मनपसंद ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारा जो कैटेगरीज है उसको अपने हिसाब से आप लिस्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ 2023 का ऑर्गेनाइजेशन देखना है और मुझे कैटेगरीज में अगर आप लोग को जो जो आता है आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं अपना देख लूँ तो मुझे समझ लीजिए वेब डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर आऊँ टेक्नोलॉजीज़ में तो मैं देखता हूँ कि अच्छा मुझे जावास्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा आता है, मुझे एंड्रॉयड थोड़ा थोड़ा आता है, मुझे HTML आता है, रिएक्ट आता है। तो जो जो टेक्नोलॉजीज़ आप लोगों को आता है उसको आप क्लिक करके डन कर दीजिए। उसके बाद जो जो टेक्नोलॉजीज़ आपके जो इंटरेस्ट है उससे मैच कर रहा है वो आपको लिस्टेड हो जाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को नाम मिल गया है, जैसे कि क्रिएटिव कॉमन्स। तो अब आप लोग जीसॉक का जो मेन पेज है वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर सर्च कर लीजिए क्रिएटिव कॉमन्स। तो जैसे कि मैंने क्रिएटिव लिखा और यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स आ गया है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे यहाँ पर उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं, आपको कंट्रीब्यूट अगर करना है। उसके बाद आप उसके सारे जो लिंक्स उन्होंने दे रखा है उस पर क्लिक करके आप लोगों को देखना है। कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कंट्रीब्यूट करना कैसे और क्या क्या करना है। जीसॉक के लिए आप लोगों को कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है, आपको जीसॉक के लिए प्रपोजल कैसे बनाना है, सब इन्होंने दे रखा है। उसके बाद अगर आप लोग इनके मेन वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गिटहब रिपोजिटरी नाम का एक ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इनका रिपोजिटरी खोल सकते हैं। जीसॉक शुरू गिटहब से होता है और खत्म गिटहब से होता है। सारा डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने के बाद आपको उन लोगों का गिटहब रिपोजिटरी पर जाना पड़ेगा और जाने के बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उनके रिपोजिटरीज में इशूज क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर आप इशूज में चले जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को इशूज मिल जाएगा। और अगर आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो लेवल पर जाकर आप सर्च कर लीजिए गुड फर्स्ट इशूज। गुड फर्स्ट इशूज़ जो भी होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली होते हैं, तो उन सब इशूज़ को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोगों का डाउट ये भी आ रहा था कि भैया ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस तो बोलते हैं लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ये होता है कि कोई भी रिपोजिटरी का अगर आप लोग इशूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाता है तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस कहलाता है। और एक पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने के बाद आपका 1 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही आप जितने ज़्यादा मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते जाएंगे आपका जो जीसॉक जीतने का चांसेस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशंस करेगा उसका ज्यादा सिलेक्शंस के चांसेस होंगे। तो अभी आपने क्रिएटिव कॉमन का देख लिया, क्रिएटिव कॉमन को समझ लिया। उसके बाद आपको फिर से वही वाले जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन फाइंडर पे आ जाना है और उसके बाद देखना है कि द्रुपाल नामक कोई कंपनी है। तो आपको द्रुपाल नामक कंपनी खोज लेना है ऑफिशियल जीसॉक के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अगर मैं द्रुपाल सर्च कर लूँ तो द्रुपाल आ गया है। और इसी तरीके से जैसे मैंने पहला कंपनी को सर्च किया था, द्रुपाल के आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोजिटरी में जाना है और द्रुपाल को समझना है कि भैया द्रुपाल कैसे काम करता है, द्रुपाल का रिपोजिटरी कैसे चल रहा है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो इंटरेस्ट के जो लिस्ट है उसमें जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहा है उन सबको एक एक बार तो खोल कर देख लेना है, बैठ कर रिसर्च करना है, क्योंकि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर स्टिक करके रहना होता है और पूरा आपके जीसॉक जर्नी में उसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको कंट्रीब्यूट करते रहना होता है। इसलिए अगर आप लोग बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन शुरू में चुन लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि कन्फ्यूज रहते हैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच कि उनको काम किस में करना है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक बार खोल के देख लो जो आपके इंटरेस्ट
बिगेस्ट लिस्ट में आ रहा है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना आसान होगा, इसमें इशूज़ ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा इशूज़ मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि उसमें बहुत कम इशूज़ होते हैं, जैसे 20-30 इशूज़ है, तो उसको सॉल्व करने में आप लोगों को मुश्किलात आएगी, उसको सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 500 इशूज़ है, तो जल्दी जल्दी आप 10-12 इशूज़ सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इशूज़ सॉल्व कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इशूज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आप अगर उस पर कंट्रीब्यूट करते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि सारा खोल खोल के एक एक सारा ऑर्गेनाइजेशंस देख लो जो आपके पसंदीदा लिस्ट में आ रहा है। तो उसके बाद 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा जिस पर आपको लगेगा कि हाँ इसमें कंट्रीब्यूशन करना ज़्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि स्टार्टिंग में 21 फरवरी के पहले आप 3 ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते रहो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग 3 ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करोगे साथ साथ में, तो क्या होगा कि अगर 21 फरवरी के बाद एक उसमें से 1-2 ऑर्गेनाइजेशन बाहर चला गया, यानी कि 1-2 ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट नहीं हुआ 2024 में, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन बच जाएगा जिस पर आप कंट्रीब्यूट करते आ रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। इसलिए 21 फरवरी के पहले तक आप 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको समझ में भी आने लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने में आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किसके इशूज़ सॉल्व करने में आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा इनसाइड नॉलेज, थोड़ा सा सीक्रेट टिप्स देता हूँ। वो ये होगा कि अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप लोग खोज लीजिएगा कि उसका डिस्कॉर्ड चैनल या उसका स्लैक चैनल अगर कुछ है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो करने से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों को खोजना पड़ेगा कि वो चैनल का लिंक कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं चैट ऑप्शन पे यहाँ पर चला जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका मेलिंग लिस्ट है और उनका स्लैक चैनल भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उनका स्लैक चैनल भी है। तो अगर स्लैक में अगर मैं ज्वाइन करूँ, ज्वाइन अ चैनल पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो उनका स्लैक चैनल का लिंक यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं उनका स्लैक चैनल ज्वाइन कर लेता हूँ या डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या होगा कि उन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंटर्स काम कर रहे हैं उनको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो किसी भी इशूज़ को सॉल्व करने के पहले। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है कि ये इशूज़ कैसे सॉल्व करना है या कोई भी इशू आप लोगों को असाइन करवाना है, क्योंकि अगर आप लोग ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तो आप लोगों को इशूज़ को पहले असाइन करवाना पड़ता है, पहले मेंटर्स को लिखना पड़ता है कि प्लीज़ असाइन में दिस इशू, और वो जब वो इशू को असाइन कर देते हैं तभी आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को गिटअप चलाना आता है तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ों का आप लोगों को नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो मैं यही बोलूँगा कि गिटअप चलाना सीखो। मेरा गिटअप का गाइड है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, माई गाइड टू गिटअप, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये सब अगर आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करते हो और मेंटर्स के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक फ्रेंडली नेचर मेंटेन करके रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को फायदा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मेंटर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, उनसे हेल्प मांगते हो इशूज़ को सॉल्व करने के लिए और उनसे इशूज़ को असाइन करवाते हो और उसके बाद उनसे ही इशूज़ को मर्ज करवाते हो, कि उससे क्या होता है कि एक फ्रेंडली नेचर बिल्ड हो जाता है मेंटर्स और स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद अगर आप लोग प्रपोजल डालोगे तो मेंटर्स को मालूम होगा कि अच्छा ऋषभ नामक एक बंदा है जो कि सच में 3-4 महीने से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, तो हम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए आपका जो प्रपोजल एक्सेप्ट का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप लोग ये सब चैनल्स ज्वाइन करके रखते हैं और मेंटर्स से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी आ रहा होगा कि भैया आप ये प्रपोजल बोल रहे हैं, ये प्रपोजल होता क्या है? प्रपोजल का मतलब ये होता है कि अप्रैल 2 जो डेडलाइन में आप लोगों को बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, प्रपोजल का ये मतलब है कि अप्रैल 2 से पहले आप लोगों को एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, एक प्रोपोज्ड आइडिया बनाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त में काम करने के लिए लिस्टेड कर रखा है। आप लोग उन तीनों प्रोजेक्ट को देखो, आप लोगों को लगेगा कि अच्छा पहला जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं काम कर सकता हूं, तो उस प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा और वो प्रोजेक्ट को आप कैसे कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे से पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाना पड़ेगा और वो सब लिखकर अच्छा से प्रपोजल बना के आप लोगों को डालना पड़ेगा 2 अप्रैल से पहले। और वो जो सबमिशन आप करते हो कि अच्छा ये प्रोजेक्ट पे मैं काम करूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोजेक्ट पे मैं काम करूंगा, उसको कहते हैं प्रपोजल सबमिशन, जिसका जो डेडलाइन है वो अप्रैल 2 है। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया प्रपोजल बनाते कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस ईयर प्रपोजल्स कहीं ना कहीं लिस्टेड कर रखा होता है। अगर आप लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस ईयर प्रपोजल लिस्ट मिल जाता है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोजल है उसको आप डाउनलोड करके उसी के हिसाब से अपना करंट ईयर का प्रपोजल बना सकते हो, क्योंकि प्रपोजल बनाना हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। इसलिए प्रपोजल पे आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, लेकिन वो कोई भी वीडियो ना
बिल्कुल 100% वर्थ इट नहीं होगा, 100% काम नहीं करेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल बनाने का तरीका अलग होता है। इसलिए आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी आप प्रपोजल डालना चाह रहे हैं उसका आपको प्रीवियस ईयर प्रपोजल अगर कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेना है। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रपोजल्स नहीं मिल रहा है तो मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था कि आप लोग स्लैक चैनल और डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करके रख, तो आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर से डायरेक्ट मांग सकते हो कि प्लीज़ आप लोग बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर प्रपोजल कहाँ मिलेगा। उनसे आप लोग डायरेक्ट मांग सकते हो, वो लोग आपको दे देंगे। अगर वो लोग नहीं देते हैं तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि प्रपोजल बनाना कैसा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं वो एक कम्युनिटी वर्क होता है, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज़ ज्वाइन करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आप लोगों को चांसेस बढ़ जाएंगे। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि लक फैक्टर भी थोड़ा सा मैटर करता है GSOC में, और हर चीज़ में लक फैक्टर मैटर करती है लाइफ में। क्योंकि मेरे टाइम पर क्या हुआ था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैंने 3-4 महीने में 11 कंट्रीब्यूशंस कर दिए थे उस ऑर्गेनाइजेशन पर। बाद में मुझे पता चला कि उस ऑर्गेनाइजेशन पर एक बंदा है जिसने 35 कंट्रीब्यूशंस कर रखा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सीट है। अब इसमें क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। एक सीट का क्या मतलब है? एक सीट का मतलब है एक प्रोजेक्ट है। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोजेक्ट्स लिस्टेड करती हैं और उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को काम करना पड़ता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है तो यानी कि वो सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, और जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे वही सिलेक्ट होगा। अब मैंने 11 कर रखा था और एक बंदे ने 35 कंट्रीब्यूशंस कर रखा था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसका क्यों हुआ? क्योंकि उसने पिछले साल उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रखा था और उसका उस समय नहीं हुआ था। तो उसने क्या किया, पिछले साल से इस साल तक यानी कि पूरा 1 साल वो कंट्रीब्यूट करता गया उसी ऑर्गेनाइजेशन पे, और 1 साल में उसने 35 कंट्रीब्यूशंस कर दिए थे। इसलिए उसका उस साल उस ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस होगा, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो गया था कि ऐसा बंदे के साथ मेरा कंपटीशन हो गया जो 1 साल से कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन पर। तो आपका जो कंपटीशन है वो ओवरऑल नहीं होगा, आपका कंपटीशन सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशंस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग GSOC पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका 200 में से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो सकता है। नहीं, आप जिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी पे आपका कंपटीशन होगा, और उसी में जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होगा, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस करेगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 1-2 लोगों को सिलेक्ट करती है, तो ये भी बात हो जाती है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा लक फैक्टर भी है, आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ जैसा हुआ वैसा आप लोग में से भी किसी के साथ हो सकता है। ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोग जीतोगे या नहीं जीतोगे। तो आज का वीडियो बस यही तक रखेंगे, बहुत दिन बाद में कोई वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर GSOC से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।